द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ, उसके डायमेंशन और इंडिकेटर के ऊपर बेस्ड ये सीरीज चल रहा है, जिसमें मैंने एक वीडियो किया हुआ है और उस वीडियो में हेल्थ और उसके डायमेंशन पर मैंने डिस्कशन किया था। आज का ये वीडियो इंडिकेटर और वेरिएबल इस पर बेस्ड होगा। हालांकि ये हेल्थ इंडिकेटर पर ही होना चाहिए, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंडिकेटर और वेरिएबल ये दोनों टर्म को रखा है। आप इन दोनों टर्म्स को जिस किसी भी फील्ड से कनेक्टेड हैं वहां से इसको एसोसिएट कर सकते हैं और ये सभी के लिए हो जाएगा। अगर आप हेल्थ सेक्टर में देखना चाहते हैं तो इस इंडिकेटर को हेल्थ से कनेक्ट कर दीजिए, सोशल में देखना चाहते हैं तो सोशल से कनेक्ट कर दीजिए, इकोनॉमी में देखना चाहते हैं इकोनॉमी से कनेक्ट कर दीजिए। मतलब कि ये एक कंप्लीट ओवरव्यू होगा इंडिकेटर का। बस आपको जिस फील्ड से इसको कनेक्ट करना है उस फील्ड से आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं और वहां से कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं। हालांकि यहां पर जो भी चीजें मैं बताऊंगा वो एक कंप्लीट सिनेरियो होगा इंडिकेटर और वेरिएबल का। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो सीरीज है वो हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि पॉपुलेशन स्टडीज का एक पार्ट है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, सिलेबस में दिया हुआ है। तो इन सभी पर ही हम डिस्कशन करेंगे और जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है इसको समझाने के लिए वो हेल्थ बैकग्राउंड से होगा। तो एक ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप यहां पर देख रहे हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड इंडिकेटर्स, ये इस तरीके से है। और यहां पर जो ये फिगर लगा हुआ है ये रिसर्च का इस तरीके से एक फिगर लगा हुआ है। आपको इससे समझ में आ सकता है कि ये स्टैटिस्टिकल कोई वर्क हो रहा है और स्टैटिस्टिकल वर्क करने के लिए आपको वेरिएबल और इंडिकेटर इन दोनों की समझ बहुत जरूरी है, तभी आप कर पाएंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड इंडिकेटर्स, ये किसी भी एग्जामिनेशन, जो मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होगा। हालांकि जो लोग इंडस्ट्री में वर्क कर भी रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा वेरिएबल एंड इंडिकेटर्स का। इनसाइड मटेरियल में आप क्या क्या देखेंगे ये मैंने यहां पर पहले इसका लिस्ट दे दिया है। सबसे पहले स्टार्ट होगा वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है, उसके बाद स्टार्ट होगा इंडिकेटर। वेरिएबल आप जब समझ जाएंगे तो आप इंडिकेटर मतलब समझ सकते हैं। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इतना आप समझ लिए। इसके बाद जब ये दोनों आपने जब समझ लिया तो रिलेशनशिप आप इन दोनों में देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड इंडिकेटर। किसी कंडीशन में ये दोनों सेम होता है और मतलब कुछ कंडीशन में ये दोनों सेम हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, जो कि आने वाले जो स्लाइड होंगे उसमें आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये इसमें रिलेशनशिप होता है। वेरिएबल अलग होगा और उसके अंदर में जो कुछ सब पार्ट्स होते हैं वो इंडिकेटर कहलाते हैं। इतना अभी मैं आपको बता पाऊंगा। ये हो गया। फोर्थ हो जाएगा नीड फॉर एन इंडिकेटर। इंडिकेटर को नीड मतलब इंडिकेटर का नीड क्यों पड़ेगा, आपको किसी भी स्टडी को करने के लिए इंडिकेटर का नीड क्यों पड़ेगा, नीड फॉर इंडिकेटर। फिफ्थ हो जाएगा चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर के कुछ मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। सिक्स हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर्स हैं उसके क्लासिफिकेशन क्या होंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिकेटर्स। ये 7th नंबर में प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिकेटर्स। इतना ये मोर देन एनफ है आपको किसी भी स्टडी को समझने के लिए, चाहे वो हेल्थ बैकग्राउंड से हो, सोशल से हो, कॉमर्शियल से हो, इकोनॉमी से हो, चाहे किसी भी स्टडी से रिलेटेड हो। अगर आपने इतना समझ लिया आपका काम हो जाएगा। अब इसको समझ के आप अपने अपने फील्ड से उसको कनेक्ट कर पाएंगे और मेरा दावा है कि आप बिल्कुल जो भी मैं यहां पर समझाऊंगा आप समझ जाएंगे। ये इनसाइड मटेरियल में आप ये सब देखेंगे। नाउ हमारा फर्स्ट टॉपिक था वेरिएबल। जो फर्स्ट इनसाइड मटेरियल में जो मैंने दिया था फर्स्ट द वेरिएबल। तो अगर आप रिसर्च के फील्ड में हैं और स्टूडेंट हैं या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको इतना आइडिया मालूम होगा कि जो वेरिएबल होता है वो दो टाइप का होता है। मतलब ऊपर से मैं बात करूं, मैं प्योर स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा हूं कि जहां पर जो वेरिएबल है वो अलग अलग कंडीशन में डिफाइन किए जाते हैं। यहां पर वेरिएबल सिर्फ दो टाइप के होंगे, एक होगा क्वांटिटेटिव और दूसरा होगा क्वालिटेटिव। इसका डेफिनेशन होगा ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट दैट एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज एंड ऑल्सो कैन बी मेजर्ड एंड काउंटेड। जो कि डिफरेंट वैल्यू को लिया होगा और मेजर भी किया जा सकता है और काउंट भी किया जा सकता है, वो कहलाएगा वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पर हेल्थ स्टेटस, डिजीज स्टेटस,
इनकम लेवल, एज, एजुकेशनल अटेनमेंट, ये सभी चीजें। तो इसमें जो आपने तो ये देख लिया कि ये जो क्या है, ये सभी वेरिएबल्स हैं, बट इस वेरिएबल को कैसे एक्सेस करना है, कैसे उसको एस्टिमेट करना है, उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स की जरूरत होती है, कौन कौन से जो इंडिविजुअल उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी जिससे हमें हेल्थ स्टेटस का पता लगेगा। वैसे ही डिजीज स्टेटस, उसको कोई डिजीज है, उस डिजीज को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर यूज किए गए हैं, वो डिजीज स्टेटस बताएगा। इनकम लेवल के लिए हमें पता है कि इनकम लेवल उसकी क्या होनी चाहिए, या फिर किसी इंडिविजुअल का इनकम लेवल जानना है तो उसके लिए पैरामीटर कौन कौन से होने चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। बट ये सभी जो चीजें हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, वेरिएबल होंगे। एज भी हो जाएगा, एक वेरिएबल है। एज वेरी कर सकता है, हर जो अगर कुछ ग्रुप में कुछ लोग हैं, उन ग्रुप में जो लोग हैं उन लोगों का जो एज है वो एज वेरी कर सकता है एक दूसरे से। एजुकेशनल अटेनमेंट भी वेरी कर सकता है, ये सभी क्या है, वेरिएबल है। अब इसको जब आप देखेंगे तो ये दो तरीके से होते हैं, एक तो होगा क्वालिटेटिव, दूसरा होगा क्वांटिटेटिव। अब इसी में कुछ क्वालिटेटिव होंगे और कुछ क्वांटिटेटिव होंगे। अभी आपको उतने समझने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन सा क्वांटिटेटिव होगा, कौन से क्वालिटेटिव होगा, बस आपने ये समझ लिया कि इसमें कुछ ऐसे जो है वो क्वालिटेटिव हैं और कुछ ऐसे हैं जो है वो क्वांटिटेटिव हैं। नाउ ये दोनों जो वेरिएबल है वो कुछ इस तरीके से, जो वेरिएबल है वो क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है। इसका एक खास जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो यही होता है कि जो क्वालिटेटिव है वो ऑर्डिनल और नॉमिनल, ये दो पार्ट में होंगे, और जो क्वांटिटेटिव होगा वो कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट होगा। यही इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो मेन कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि जो क्वालिटेटिव है वो ऑर्डिनल और नॉमिनल ये दो तरीके के होंगे, और क्वांटिटेटिव जो है वो कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट होगा। आप जब स्टैटिस्टिक्स के जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के कुछ इस तरीके की बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जब आप पढ़ते चले जाएंगे तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे जो कंटेंट आपको कुछ वेरिएबल्स के मिलेंगे जो कि क्वालिटेटिव के अंदर भी और होते हैं। इसके अलावा और जो क्वांटिटेटिव है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, इसमें भी और भी कई सारे होते हैं जो कि कंटिन्यूअस को बताते हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो कि डिस्क्रीट को बताते हैं। तो वो मतलब थोड़ा सा ज्यादा डीप हो जाएगा। ऊपर से अगर आप इतना समझेंगे तो वेरिएबल क्या होगा, दो टाइप के होंगे, पहला होगा क्वालिटेटिव, दूसरा होगा क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव में ये दो होंगे, ऑर्डिनल और नॉमिनल, और क्वांटिटेटिव में कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। ये चार होंगे, मतलब दो इधर और दो उधर। तो इतने आपको समझ में आ गए होंगे। और यहां से ये जो स्टेटस है, हेल्थ स्टेटस, डिजीज, इनकम लेवल, एजुकेशनल, ये सभी, तो ये जो वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल में जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, यही इनमें से कुछ क्वालिटेटिव है और कुछ क्वांटिटेटिव है। आपको आगे के स्लाइड में इन सभी चीजों को समझ में आ जाएगा। नाउ वो तो था वेरिएबल, अब हो जाएगा इंडिकेटर। तो वेरिएबल में दो तरीके के मैंने बताया, एक क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव। और जो क्वालिटेटिव है उसमें भी दो हो जाते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल, और जो क्वांटिटेटिव है उसमें भी दो हो जाते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। अब वो तो वेरिएबल हो गया, बट इसके बाद क्या हो जाएगा, इंडिकेटर। तो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को एसेस करने के लिए जो अलग से हम इंडिकेटर लेते हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर हम चॉइस कर लेते हैं कि हमें अगर इन चीजों के बारे में पता चल जाए तो हम हेल्थ का स्टेटस या इकोनॉमिक स्टेटस या एजुकेशनल अटेनमेंट हम पता कर पाए, वो कहलाता है इंडिकेटर। कैसे कहलाता है कि जैसे आप कोई क्वेश्चनायर है, उस क्वेश्चनायर में किसी भी टॉपिक के बारे में आपको समझना है और रिस्पोंडेंट से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप ऑप्शन देते हैं जो कि क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, ये दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लोज बेसिकली जो क्वांटिटेटिव, मैं क्वांटिटेटिव की यहां पर बात करूंगा, अगर उस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वहां पर ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको इतने में से चूज करना है। तो जो चूज करने के लिए 5-6 टॉप आप उसको ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से कोई एक चूज कर रहा है, वो कहलाएगा, जो ऑप्शन दे रहे हैं वही इंडिकेटर होता है। मतलब उस इंडिकेटर में से उसने क्या चॉइस किया, जिसके बेसिस पर आप एसेस कर पाएंगे, मेजरमेंट कर पाएंगे। An indicator is a quantitative or qualitative factor that provides a simple and reliable meaning of a variable. एक वेरिएबल का एक सिंपल और रिलायबल मीनिंग बताता है इंडिकेटर। मतलब इंडिकेटर क्यों बताता है, सपोज कि अगर मैं हेल्थ की बात करूं और हेल्थ में TFR लेवल की बात करूं, मतलब फर्टिलिटी लेवल की बात करूं, तो फर्टिलिटी लेवल में क्या हो जाएगा,
क्रूड बर्थ रेट भी हो जाएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट हो जाएगा, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट हो जाएगा। ये फर्टिलिटी के लेवल हैं। तो उस लेवल के अकॉर्डिंग मैं मतलब मेन मेरा वेरिएबल क्या है, फर्टिलिटी। बट फर्टिलिटी के ये सभी क्या है, इंडिकेटर्स हो जाएंगे। तो मैं किस लेवल पर फर्टिलिटी को मेजरमेंट करके देखना चाह रहा हूं, टीएफआर लेवल करना चाहता हूं, तो टीएफआर में एस्टिमेट देखूंगा, तो वो कहला जाएगा इंडिकेटर। मैंने एक ऊपर से इस तरीके से बता दिया। अगर आप क्वेश्चनायर के माध्यम से समझना चाहते हैं तो क्वेश्चनायर का एक मैंने यहां पर लगाया हुआ है, ये एनएफएचएस का क्वेश्चनायर है। इस क्वेश्चनायर में ये पूछा गया है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर मूविंग टू दिस प्लेस। उस क्वेश्चन में पूछा गया होगा। ये विमेंस क्वेश्चनायर है एनएफएचएस 6 का। आप मतलब इस वेबसाइट पर जब आप आईएलपीएस के वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से एनएफएचएस का जो क्वेश्चनायर है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहां से विमेन क्वेश्चनायर आपको मिल जाएगा। मैंने एनएफएचएस 6 का क्वेश्चनायर लिया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 108 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और इस क्वेश्चन मतलब उसके मूविंग कंडीशन को जानने के लिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वो मूविंग में कंडीशन वो क्या बताएगी, तो उस असेसमेंट को समझने के लिए वहां पर कुछ इंडिकेटर के माध्यम से ये 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं। वर्क और एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, एजुकेशन, मैरिज, मूव आफ्टर बर्थ, मूव विथ हाउसहोल्ड और अदर। तो ये 1 2 3 4 5 6 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। 6 में से कोई एक उसको चूज करना है। सपोज कि उसने चूज किया एजुकेशन, और कुछ और भी लोगों ने एजुकेशन चूज किया होगा, कुछ ने मैरिज चूज किया होगा, जो उसके सैंपल साइज रहे होंगे उस सैंपल के अकॉर्डिंग। तो सैंपल में जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो असेसमेंट करके जो उसका रिजल्ट निकाला गया, कुछ परसेंटेज एजुकेशन का आएगा, कुछ परसेंटेज मैरिज का आएगा, तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा लेवल मैक्सिमम है या हायरार्किकल लेवल हमें मालूम चल जाएगा। जो कि ये इंडिकेटर जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ये ऑप्शन ही कहलाते हैं इंडिकेटर। बस इतना आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो है मूविंग, जो मेन रीजन फॉर मूविंग, ये कहला जाएगा वेरिएबल, और ये जो इसको किस तरीके से एसेस करेंगे वो ये कहला जाएगा इंडिकेटर। ये क्लियर हो गया। आपने एक एग्जांपल के थ्रू आपने इसको समझ लिया। अगर आप एजुकेशन से फील्ड से हैं तो एजुकेशनल अटेनमेंट को आप वहां पर रख के देख सकते हैं, इकोनॉमी से है तो इकोनॉमी में देख सकते हैं, ज्योग्राफी से है ज्योग्राफी में देख सकते हैं। यहां पर ये एनएफएचएस हेल्थ बैकग्राउंड से मतलब मूविंग, ये माइग्रेशन से रिलेटेड करके है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। यहां से एक तरीके से लिखा गया है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड इंडिकेटर्स। आपने वेरिएबल समझ लिया, इसके बाद इंडिकेटर बता दिया मैंने। अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा ये समझना है। वेरिएबल्स कैन बी इंडिकेटर्स देमसेल्फ। जो वेरिएबल है वो इंडिकेटर अपने आप में भी हो सकता है। मैंने पहले ही बताया था, डायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग ए कॉन्सेप्ट। किसी भी कॉन्सेप्ट को मतलब कॉन्सेप्ट को वो डायरेक्टली डिफाइन कर सकता है। दैट्स वाई वेरिएबल जो है वो अपने आप में इंडिकेटर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, टीएफआर लेवल एज एन इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी स्टेटस। जो टीएफआर लेवल है वो फर्टिलिटी का जो स्टेटस है हमें जानना है, तो टीएफआर लेवल एक इंडिकेटर भी हो सकता है, और टीएफआर हमें डायरेक्ट जानना है तो वो वेरिएबल भी हो सकता है। ये हो जाएगा। दूसरा, मोर ऑफन मल्टीपल इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू मेजर ए सिंगल वेरिएबल। किसी एक, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन में उसके मूविंग पैटर्न को समझना था, और उस मूविंग पैटर्न को समझने के लिए इधर 4-5 ऑप्शन दिए गए थे, मैरिज, एजुकेशन, वर्कफोर्स, एम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से। तो उसके मतलब उस एक वेरिएबल को समझने के लिए मल्टीपल टाइप ऑफ इंडिकेटर दिए जा सकते हैं, और उस मल्टीपल टाइप ऑफ इंडिकेटर के थ्रू उस वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। तो यहां पर ये है, मोर ऑफन मल्टीपल इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू मेजर ए सिंगल वेरिएबल, प्रोवाइडिंग ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर। मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर प्राप्त करने के लिए, इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए इंडिकेटर, मल्टीपल इंडिकेटर को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, वेरियस टेस्ट एंड हेल्थ मेजर्स टुगेदर इंडिकेटिंग ओवरऑल हेल्थ स्टेटस। जैसे यहां ये तो हो गया एग्जाम्पल के थ्रू। एक टीएफआर का मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है। कैसे है, टीएफआर एनएफएचएस के सभी राउंड, मतलब अभी तक जिसके डेटा रिलीज हुए हैं, टोटल 5 राउंड हुआ है, एनएफएचएस 1 2 3 4 5, और जो लेटेस्ट वाला एसआरएस रहा होगा उस समय से, मतलब लगभग एनएफएचएस 4 के बाद एसआरएस और एनएफएचएस 5 तक के बीच में जो एसआरएस का डेटा रहा है, इसमें टीएफआर का क्या लेवल रहा है
उसको एसेस करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया गया है। एनएफएचएस 1 के समय में जो टीएफआर का लेवल था 3.4 था। ये मतलब एक अलग से इंफॉर्मेशन हो गया, बट इस चीज को समझने के लिए यहां पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है। एनएफएचएस 1, एनएफएचएस 2 के समय में जो टीएफआर का लेवल था 2.9 था, एनएफएचएस 3 में 2.7 हो गया, एनएफएचएस 4 जब आया और उसके बाद एसआरएस 2018 के समय में ये जो टीएफआर का लेवल है दोनों सेम हो गया 2.2 नेशनल लेवल पर। एसआरएस 2019 आया, उस समय इंडिया का जो टीएफआर लेवल है वो 2.1 हो गया। इसके बाद एसआरएस 2020 के समय में ये जो टीएफआर है वो 2 हो गया और उसके बाद एनएफएचएस 5 का जब डेटा आया उसमें भी टीएफआर का लेवल 2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टेबल पॉपुलेशन की तरफ मूव कर चले हैं, या यूं कहें कि इंडिया रिप्लेसमेंट लेवल को अचीव करके उससे एक कदम और आगे निकल गया है। तो ये टीएफआर का इस तरीके से यहां पर रिप्रेजेंटेशन किया गया है और ये जो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड इंडिकेटर वो इसको बताता है। तो इससे आप एक ये समझ सकते हैं कि इसका रिलेशनशिप क्या होगा। पहले ही बताया गया है कि वेरिएबल कैन बी इंडिकेटर देमसेल्फ। जो वेरिएबल है वो अपने आप में इंडिकेटर हो सकता है। ये हो गया। नाउ नीड फॉर एन इंडिकेटर। इंडिकेटर की जरूरत हमें क्यों पड़ी? अभी तक आप समझ चुके होंगे कि इंडिकेटर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। पहले ही बताया, पहले एक दूसरे स्लाइड से आपको पता लग गया होगा कि एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को एस्टिमेट करना है। आप किस बेसिस पर एस्टिमेट करेंगे? तो जिस बेसिस पर एस्टिमेशन आपका होगा वो बेसिस ही इंडिकेटर होगा। सिंपल सा ऐसे समझ सकते हैं। इंडिकेटर्स आर ओनली एन इंडिकेशन ऑफ ए गिवन सिचुएशन और रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि यहां पर माइग्रेशन का केस था, उस क्वेश्चनायर में पूछा गया था कौन कौन से सिचुएशन में वो माइग्रेट उसने किया, उस विमेन ने, जो कि क्योंकि वो विमेन क्वेश्चनायर था, उस विमेन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस किस सिचुएशन में वो माइग्रेट करी है, तो वही सिचुएशन कहलाएगा इंडिकेटर्स। Indicators may be used for measuring the demographic and socio-economic status for a specific time period or over a period of time। मतलब कि किसी भी टॉपिक पर अगर आपका क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में जो इंडिकेटर पूछे गए हैं वो इंडिकेटर किसी टाइम पीरियड के लिए हो सकता है या फिर किसी ओवर ए टाइम पीरियड के लिए हो सकता है। ये होगा इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ चेंज। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नीड ऑफ एन इंडिकेटर है वो डायरेक्शन भी बताता है और स्पीड ऑफ चेंज भी बताता है। इसके पहले का जो एग्जांपल था टीएफआर वाला, जिसको मैंने एनएफएचएस 1 से लेकर के एनएफएचएस 5 तक, बीच में एसआरएस का भी मैंने उसमें एस्टिमेट दिखाया हुआ था, तो वो क्या कहलाए, वो क्या बताता है, वो स्पीड एंड चेंज ये दोनों बताता है। मतलब इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन भी बताता है एंड स्पीड ऑफ चेंज ये भी बताता है, जो टीएफआर के लेवल से आप समझ सकते हैं। और यहां पर ये जो फिगर है वो एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 से लिया गया है, टोटल फर्टिलिटी रेट बाय लेवल ऑफ एजुकेशन। मतलब ये हुआ कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको अगर आप वेरिएबल के तौर पर समझें, मैंने पहले क्या बताया कि अगर आप सिर्फ मतलब जो वेरिएबल है उसको वो अगर आप फर्टिलिटी को मानते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, टीएफआर मतलब क्रूड बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट फर्टिलिटी के लेवल में आ जाएगा। जनरल फर्टिलिटी रेट, ये सभी जो है वो फर्टिलिटी के इंडिकेटर के रूप में काम करेंगे। बट थोड़ा सा और अच्छे से मतलब कॉम्प्लेक्स में जाकर के उसको और सिंप्लीफाई करना है, तो टीएफआर के लेवल को समझना है, तो उसके एजुकेशनल अटेनमेंट को भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहां पे क्या है कि टोटल फर्टिलिटी रेट बाई लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ मदर, वहां पर जो टीएफआर है वो फर्टिलिटी के इंडिकेटर के रूप में यूज किया गया था। बट यहां पर जो टीएफआर है वो वेरिएबल का काम कर रहा है और टीएफआर का लेवल मतलब एजुकेशनल अटेनमेंट की बात हो रही है, तो एजुकेशनल का जो अटेनमेंट हो जाएगा वो इंडिकेटर का काम करेगा टीएफआर के लिए। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक वेरिएबल इंडिकेटर का भी काम करेगा और एक इंडिकेटर वेरिएबल भी बन जाएगा। तो इलिटरेट का कंडीशन ये ऊपर में है, इलिटरेट है तो है, और लिटरेट के कंडीशन में ये इतने सारे आ जाएंगे। विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन, मतलब उसको पढ़ने मतलब लिखने आ रहा है बट उसके पास कोई एजुकेशनल कोई सर्टिफिकेट नहीं है।
विदाउट एनी फॉर्मल, इसमें क्या डेटा है वो हम देख लेंगे। डेटा तो है, ये एसआरएस स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग है। लिटरेट विदाउट एनी एजुकेशन बिलो प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी, मिडिल, क्लास 10, क्लास 12, ग्रेजुएट एंड एबव। ये इस लेवल पर टोटल फर्टिलिटी रेट का क्या क्या लेवल रहा है, इसको इस तरीके से भी दिखाया गया है और इसके लेवल के अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं, इंडिकेटर और वेरिएबल को। अब थोड़ा सा एग्जांपल अगर हमने दिया ही है तो एक चीज और समझ लें कि जो फर्टिलिटी का लेवल है वो किस ग्रुप में सबसे ज्यादा है और किस ग्रुप में सबसे कम है। तो वैसे ही समझ सकते हैं कि जिस ग्रुप में, क्योंकि एजुकेशनल अटेनमेंट की बात हो रही है, तो एजुकेशनल अटेनमेंट जिस ग्रुप में मैक्सिमम होगा वहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट कम होगा, और जहां पर एजुकेशनल अटेनमेंट कम होगा वहां टीएफआर ज्यादा होगा, और जहां एजुकेशनल अटेनमेंट कम होगा वहां पर टीएफआर का लेवल हाई होगा। अब देखते हैं यहां पर इलिटरेट के कंडीशन में 3.1 है, जो कि सबसे ज्यादा है, मतलब उसको बता ही दिया गया कि ये जो ग्रुप है वो इलिटरेट है और इस कंडीशन में 3.1 है विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन। अब ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहा है। यहां से ये जो फॉर्मल एजुकेशन उसके पास नहीं था, तो उस केस में क्या है 2.4, फिर ये कम होते होते जहां पर ग्रेजुएट एंड एबव की बात हो गई 1.6 हो गया। तो अगर अटेनमेंट मतलब एजुकेशनल अटेनमेंट लेवल की अगर हम बात करेंगे तो हमें ये एक अच्छा सा सिनारियो देखने को मिलेगा। अगर हम डायरेक्ट टीएफआर के लेवल को देखेंगे तो वो ओवरऑल एस्टिमेट बताएगा। ये क्लियर हो गया। नाउ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं, हालांकि आप इन सभी के बारे में आपको मालूम है, पहले से मालूम है। हो सकता है कि आप इस टर्म को न जानते हो या आपने पढ़ा नहीं हो, लेकिन आपके माइंड से कहीं ना कहीं से ये निकल के आया होगा। वैलिडिटी मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक, जो इंडिकेटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वैलिड होना चाहिए, मतलब उसका रीजन जो है वो वैलिड होना चाहिए। कि अगर सपोज कि एक जो क्वेश्चन पूछा गया था माइग्रेशन के केस में, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो ऑप्शन दिए गए थे वो उस माइग्रेशन को वैलिड करते थे, ऐसे समझ सकते हैं। इसीलिए एन इंडिकेटर शुड मेजर द एक्यूरेसी ऑफ फिनोमेना, खासकर यहां पर सोशल की बात की गई है। अगर सोशल का रिसर्च कर रहे हैं तो सोशल फिनोमेना, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक फिनोमेना, एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशनल फिनोमेना, डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक फिनोमेना, माइग्रेशन की बात कर रहे हैं वहां पर माइग्रेटरी फिनोमेना। तो जिस लेवल से वेरिएबल होगा उस लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए या रिफ्लेक्ट करने के लिए इंडिकेटर होगा, और वही इंडिकेटर क्या होगा, वैलिड होना चाहिए। मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे वो जो इंडिकेटर है वो मैच होना चाहिए, तभी आपका जो आंसर आएगा वो रिस्पोंडेंट के थ्रू सही से आएगा। मतलब अगर मैं क्वेश्चनर की बात करूं ये हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस जो ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं जो कि इंडिकेटर हैं तो वो रिलायबल होने चाहिए, और उसका एक ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि वो क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप क्या असेस करना चाह रहे हैं। रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव, द रिजल्ट्स शुड बी द सेम व्हेन मेजर्ड बाय डिफरेंट पीपल इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। जो भी मतलब एक सिमिलर सर्कमस्टांसेस होगा किसी भी कंडीशन में, अलग अलग जो एनालिस्ट हैं उनके थ्रू अगर वो एनालिसिस की जाए तो उसका रिजल्ट हर कंडीशन में, मतलब उसी सेम सर्कमस्टांसेस में उसका जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। यही होगा रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव। उसका क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर उसका आंसर मिलना चाहिए। सेंसिटिविटी, इट शुड बी सेंसिटिव टू चेंज इन द सिचुएशन कंसर्न, मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर कुछ चेंज करते हैं तो वो सेंसिटिव, मतलब वो चेंज हो जाएगा, सेंसिटिव वैल्यू देगा। स्पेसिफिक, इट शुड रिफ्लेक्ट द चेंजेस ओनली इन द सिचुएशन कंसर्न, किसी भी सिचुएशन में जब उसके वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, स्पेसिफिक होना चाहिए। फिजिबल, इट शुड हैव द एबिलिटी टू इजीली एक्सेस द डेटा व्हेन नीडेड, मतलब आप बीएससी में भी आपने पढ़ा होगा या रिसर्च अगर कर रहे हैं तो उस जो जब आप क्वेश्चनर देखते हैं तो क्वेश्चनर में भी कुछ क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल इजी तरीके से कि अगर फील्ड सर्वेयर उस क्वेश्चन को रिस्पोंडेंट से पूछे तो वो बिल्कुल मतलब उसको वो चीजें समझ में आ जाए और उसका वो रिस्पॉन्स दे दे। वही चीजें यहां पर फिजिबल है। इट शुड हैव द एबिलिटी टू इजीली एक्सेस द डेटा व्हेन नीडेड, जब कभी भी जरूरत पड़े वो इजीली एक्सेस किया जा सके। ऐसे
relevant, it should contribute to the understanding of the phenomenon of interest। जिस भी इंटरेस्ट के लिए वो क्वेश्चनर बनाया गया है उसमें जो इंडिकेटर डाले गए हैं, मैं फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चनर का एग्जांपल लिया है, आप एग्जांपल किसी भी तरीके का ले सकते हैं। क्वेश्चनर का एग्जांपल इसलिए लिया है, क्वेश्चनर में आप किसी भी तरह का जब आप सर्वे करते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव को माइंड में रख करके उसके इंडिकेटर को सेट करते हैं। आपको कौन से वेरिएबल निकालने हैं, किस वेरिएबल को आपको एसेस करना है, उस वेरिएबल से रिलेटेड क्या असेसमेंट हो सकता है, आप उसके इंडिकेटर को सेट करते हैं और उसी इंडिकेटर को क्वेश्चनर में उसके ऑप्शन के बेसिस पर उसमें सेट करते हैं और वही इंडिकेटर कहलाता है। और इसीलिए यहां पर वो क्या होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो रेलिवेंट होना चाहिए। इट शुड कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेनोमेनन ऑफ इंटरेस्ट। ये हो गया। लास्ट है सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी टुगेदर डिटरमाइन डायग्नोस्टिक पावर विच इज द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट। जो सेंसिटिविटी है और स्पेसिफिसिटी है, यहां सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ये दोनों जो है, स्पेसिफिक ये सेंसिटिव भी होना चाहिए और स्पेसिफिक भी होना चाहिए। ये डायग्नोस्टिक पावर विच इज द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट, ये दोनों का होना बहुत जरूरी है, तभी वैलिड होगा रिजल्ट और रिलायबल भी होगा। इसका मतलब ये हुआ। तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिकेटर जो होगा वो यही इतने होते हैं। आप इतने से इसके इंडिकेटर आप कभी भी जब क्वेश्चनर को सेट करेंगे या फिर किसी भी रिसर्च रिपोर्ट को भी पढ़ेंगे तो आपको इसी तरीके से जो हायरार्किकल ये जो लेवल है या फिर ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं, वैलिडिटी, रिलायबल, सेंसिटिविटी, सेंसिटिव, स्पेसिफिक, फिजिबल, रिलेवेंट, इससे मैच करते हुए ही आपको इंडिकेटर दिखेंगे जो कि रिसर्च रिपोर्ट में या फिर बुक जो पब्लिश बुक है, जो रिपोर्ट देखने को मिलेगा या फिर इस सारे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट देखेंगे उसमें भी जो आपको मिलेंगे, एनएफएचएस का रिपोर्ट देखेंगे उसमें भी जो मिलेगा, इसी पर बेस होता है। जो बेसिक फंडामेंटल क्या है वो यही है। अब आप इसको किसी भी सिनारियो में इसको अटैच कर सकते हैं, इसको साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं। हेल्थ बैकग्राउंड से करना है तो हेल्थ से हेल्थ इंडिकेटर हो जाएगा, सोशल से करना है सोशल इंडिकेटर हो जाएगा, इकोनॉमी से करना है इकोनॉमिक इंडिकेटर हो जाएगा, फाइनेंस से करना है फाइनेंशियल इंडिकेटर हो जाएगा। सबका जो मेन थीम क्या है यही होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स, जो क्लासिफिकेशन है ये टोटल 5 टाइप से ये जो है ये क्लासिफाई किए जाते हैं और ये मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन का ये एक पैटर्न है। एक चीज हो गया, ये जो फिगर यहां पर आप देख रहे हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर है, यहां से पिछले आप 2-3 साल का पीछे का भी पेपर आप जब यूजीसी का पॉपुलेशन स्टडीज का निकालेंगे और पेपर 1 में भी आप जब देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, क्योंकि वहां जो रिसर्च से रिलेटेड है यहां से क्वेश्चन बनता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटकम एंड इंपैक्ट, आपके सिलेबस में भी यही सर्किल लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये इवोल्यूशन प्रोसेस कहलाता है और ये टोटल 5 टाइप के होते हैं। स्टार्ट होता है इनपुट से, दूसरा होता है प्रोसेस, आउटपुट, आउटकम एंड इंपैक्ट। इन पांचों का एक अपना अपना जो है सिग्निफिकेंस है कि कोई भी रिसर्च जब स्टार्ट होगा तो आप उसमें कुछ इनपुट करेंगे, ऐसे सिंपल सा समझ लेंगे। इनपुट करने के बाद वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद कुछ आउटपुट निकलेगा, आउटपुट के बाद आप उसका कुछ आउटकम निकाल पाएंगे। जब आउटकम निकालेंगे तो वो कितने लेवल तक, वो कहां तक वो इंपैक्ट डालेगा, वो कहला जाएगा इंपैक्ट। तो टोटल ये जो होता है वो हायरार्किकल, वो जो इसका सीक्वेंस कह सकते हैं, सीक्वेंस होता है ये इंडिकेटर का या मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन का ये प्रोसेस है। इसीलिए यहां पर बनाया गया है इवेल्युएशन प्रोसेस, जो कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटकम एंड इंपैक्ट, ये 5 होते हैं। और यहीं से मतलब इसके सर्किल को पूछा जाता है या फिर इसका कहा जाता है सीक्वेंस में करेक्ट सीक्वेंस क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पीछे के जो पेपर देखेंगे, पेपर में आपको इस तरीके से क्वेश्चन ये मिल जाएगा। ये इंडिकेटर पे भी बेस्ड पर ये क्वेश्चन होगा और मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन के भी ऊपर बेस्ड होगा। तो ये होगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर और इसको 5 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। इसके नेक्स्ट स्लाइड में इसके राइटअप को लिखा गया है, आप यहां पर ये देखेंगे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटकम एंड इंपैक्ट। इसके बाद में नोट है, ये
जो मैंने बताया, द above आर द सीक्वेंस ऑफ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द स्टडी। किसी भी रिसर्च स्टडी में या फिर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन स्टडी में या फिर जो इंडिकेटर का जो लेवल है वो उसका हायरार्किकल लेवल है, यही 5 लेवल होता है किसी भी स्टडी को करने के लिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर ये क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, इनपुट, आपने कौन कौन से इनपुट को उसमें इनपुट किया। हालांकि यहां पर हम हेल्थ से रिलेटेड जो वीडियो है उसको देख रहे हैं, पॉपुलेशन स्टडीज का है। आप यहां पर हेल्थ के जगह पर पहले ही बताया मैंने, इकोनॉमी, सोशल, एजुकेशन कुछ भी रख सकते हैं, वो यही 5 में से स्टार्ट होगा। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होगा, हेल्थ, फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट द स्टडी। पहला हो गया, मतलब आपको किसी भी स्टडी को स्टार्ट करने के लिए जो भी जिस भी बैकग्राउंड से आप स्टडी को कर रहे हैं, जिस भी बैकग्राउंड के हैं, आपको इनपुट के लिए चाहिए टाइप रिसोर्सेज चाहिए। प्रोसेस, जब भी आपने इनपुट कर दिया तो एक प्रोसेस होगा जो कि एक्शन होगा। द एक्शंस और वर्क परफॉर्म्ड थ्रू विच इनपुट्स आर मोबिलाइज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट। ये आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद जब यह आउटपुट होगा, मतलब द डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म्ड टू मीट एन ऑब्जेक्टिव। ये राइटअप ही लिखा हुआ है, इसके जो समरी है मैंने पहले ही इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आउटकम निकलेगा, फिर देन जो भी इंपैक्ट होगा वो इंपैक्ट लॉन्ग टर्म भी होगा। अगर स्टडी का रिजल्ट जो है उस तरीके का आया कि इंपैक्ट उसका कहां तक जाएगा, तो ये इंपैक्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म तक जाएगा। और ये एक हायरार्किकल लेवल होगा, एक सीक्वेंस होगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटकम एंड इंपैक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर है, अब जो इंडिकेटर है उस इंडिकेटर में आप क्या वहां से कैलकुलेट करते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं वही हो जाता है उसका प्रॉपर्टी। जैसे कि जो एग्जांपल मैंने लिया था, एग्जांपल के तौर पर मैंने एनएफएचएस का जो क्वेश्चनर लिया था 108, जिसका क्वेश्चन नंबर था वुमेन क्वेश्चनर के अंदर में, जिसमें माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसका जब आप मतलब कई लोगों से जो उसके सैंपल रहे होंगे, उस सैंपल से उस क्वेश्चन को पूछा गया, मतलब इंटरव्यू किया गया। तो जब उसका असेसमेंट करेंगे तो उसको उस असेसमेंट को किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, और वही कहलाएगा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिकेटर्स। और वो इंडिकेटर्स, उस इंडिकेटर को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही कहलाएगा प्रॉपर्टीज। तो इंडिकेटर को आप काउंट भी बता सकते हैं कि भाई इतने लोगों ने एजुकेशन बताया, इतने लोगों ने एम्प्लॉयमेंट बताया, इतने लोगों ने मैरिज बताया, और जो भी उसमें रिस्पॉन्स दिए रहे होंगे उस रिस्पॉन्स को आपने काउंट किया। मतलब कि अगर 100 लोगों से इंटरव्यू किया गया तो 100 लोगों को आपने डिवाइड कर दिया कि 100 लोगों में से कितने लोगों ने एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के लिए मूव किए, कितने लोगों की मैरिज हो गई, कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट हुआ, कितने लोगों का हाउस होल्ड, इस तरीके से। तो वो टोटल काउंट हो जाएगा 100, और उसके जो रिस्पॉन्स के बेसिस पर जो आपने कैटेगराइज किया वो हो जाएगा काउंट। ये नंबर और काउंट हो जाएगा, इसमें कोई भी डिनोमिनेटर कोई भी न्यूमरेटर नहीं होगा। लेकिन जब आप उसका प्रोपोर्शन निकालेंगे, रेशियो करेंगे, उसका रेट निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो कहला जाएगा रेशियो, प्रोपोर्शन, रेट। इस तरीके से वही जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज इसके यही होंगे। तो टोटल कितने प्रॉपर्टी होंगे, 5। कौन कौन से होंगे, 3 तो यहां पर आपको दिख रहा है, नंबर और काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये 3 हो गए। चौथा होगा रेट और 5वां होगा इंडेक्स। तो ये 3 तो हो ही गया, चौथा रेट होगा, और 5वां जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स में हम टोटल समरी देख लेते हैं। मतलब पूरे अलग अलग जो मल्टीपल जो इंडिकेटर्स हैं, उस मतलब इंडिकेटर के जो इंडिकेटर के जो वैल्यूज हैं उसका एक कंप्लीट कंबाइंड स्कोर देख लेते हैं, वही कहा जाता है इंडेक्स। तो वो हम इंडेक्स में देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे होता है। वो एक सिंगल स्कोर देता है जो कि कई सारे डायमेंशन के ऊपर होते हैं, और उस सभी डायमेंशन का एक सिंगल स्कोर होता है, जिसको कि ये बताता है कि कितना ग्लोबल मतलब हंगर का क्या इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या इंडेक्स है, या फिर दूसरे और भी इंडेक्सेस हैं तो उसका क्या इंडेक्स है। तो उसका एक स्केलिंग है, उस स्केलिंग के बेसिस पर उसके इंडिसेस को डिफाइन किए जाते हैं, तो वो इंडेक्स हो जाता है। टोटल हो जाते हैं जो इंडिकेटर है वो टोटल कितने हो जाते हैं, 5। फर्स्ट है काउंट, दूसरा रेशियो, तीसरा प्रोपोर्शन, चौथा रेट, और 5वां हो जाता है इंडेक्स। काउंट तो आपने समझ लिया जो मैंने अभी बताया उसके ऑप्शन के बेसिस पर। इट इज द रॉन्ग नंबर ऑफ अकरेंसेज, इट इज द मेजर विदाउट डिनोमिनेटर।
इसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कुछ भी नहीं रहेगा। जो भी रिस्पॉन्स आए उस रिस्पॉन्स को फ्रीक्वेंसी कर दिया गया, किस रिस्पॉन्स की कितनी फ्रीक्वेंसी आई है, वही कहलाएगा क्या, काउंट। इंडियाज, एक एग्जांपल के लिए, इंडियाज टोटल पॉपुलेशन रीच्ड एट 142.8 करोड़ इन मिड 2023। ये एक सिंगल पॉइंट है, ये जिसको कि काउंट में बताया गया है, और इंडिया का ये टोटल पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन काउंट किए गए होंगे उस काउंट को यहां पर बताया गया है। और ये एक आपके एग्जामिनेशन के लिए एक की पॉइंट होगा। 142.8 करोड़ हो गया था मिड 2023 में। क्रॉसेस चाइनाज 142.57 करोड़। चाइना को जिसका पॉपुलेशन अभी उस जो मिड 2023 में 142.57 करोड़ था, उसको इसने इंडिया के पॉपुलेशन ने सरपास कर लिया यूनाइटेड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ये हो गया जो कि काउंट बताता है। ओके, नाउ रेशियो, इट कंपेयर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज। रेशियो में एक्चुअली में क्या होता है, रेशियो में आप क्या करते हैं, एक क्वांटिटी अलग होगी, दूसरी क्वांटिटी अलग होगी, दोनों का आप क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, और दोनों की जो क्वांटिटी है वो जो दोनों जो क्वांटिटी है वो अलग अलग होता है। उसमें कोई किसी का प्रोपोर्शन नहीं होता है, कोई भी प्रोपोर्शन या कोई पोर्शन या सब ग्रुप नहीं होता है। एक पॉपुलेशन अलग है तो दूसरा पॉपुलेशन बिल्कुल अलग होगा, इस तरीके की चीजें होती हैं, उसको क्वांटिटी भी कह सकते हैं। तो इट कंपेयर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज। जैसे सेक्स रेशियो है, तो सेक्स रेशियो में क्या है, पॉपुलेशन में कौन है, मेल और फीमेल दोनों है, बट मेल का कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग है और फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, बायोलॉजिकल और फिजिकल तरीके से। तो हम क्या करते हैं कि फीमेल और मेल इन दोनों का हमने रेशियो लिया और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पता क्या चला कि नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, हमें ये मालूम चलेगा। तो ये है सेक्स रेशियो। अब ये बायोलॉजिकली ये दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं, इसलिए इसको यहां पर हेल्थ के कंडीशन में ये सेक्स रेशियो से डिफाइन किया गया है, फीमेल डिवाइडेड बाय मेल। द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया 943:1000 एज पर सेंसस 2011। यहां पर 1000 मेल को बेस बनाया गया है और 1000 मेल के बेसिस पर 943 फीमेल इंडिया में है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। ये हो गया प्रोपोर्शन कहें या इसको परसेंटेज कहें। प्रोपोर्शन एक्चुअली में कहेंगे तो ये, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लूं। प्रोपोर्शन अगर कहेंगे तो ये P डिवाइडेड बाई Q हो जाता है। अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही जो प्रोपोर्शन है वो बन जाता है परसेंटेज। तो दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस ये 100 का डिफरेंस है। जब आपको इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना हो तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है परसेंटेज, अदरवाइज ये प्रोपोर्शन ही रहता है। तो प्रोपोर्शन और परसेंटेज, इट इज ए टाइप ऑफ रेशियो इन विच न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है, चूंकि जो हम यहां पर क्या कहें, पॉपुलेशन का केस लिया है हमने। इस पॉपुलेशन जो रेशियो था, इस रेशियो में पॉपुलेशन में से जो फीमेल थी और मेल थी, दोनों को हमने अलग अलग ले लिया, जो दोनों अलग अलग डिफरेंट क्वांटिटी थे बट एक ही पॉपुलेशन के थे। तो एक पॉपुलेशन में दो अलग अलग क्वांटिटीज के क्या रेशियोज हैं वो हमें रेशियो से निकल के आ गया। बट अगर हम उस पॉपुलेशन में सिर्फ मेल की अगर हम पॉपुलेशन जानने की कोशिश करें, शेयर उसका कितना है, तो जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर पूरे डिनोमिनेटर का एक सब ग्रुप होता है। तो न्यूमरेटर में उस पूरे पॉपुलेशन का कोई भी सब ग्रुप हो सकता है, एक चाइल्ड भी हो सकता है, एक एजेड पॉपुलेशन भी हो सकता है, एक पॉपुलेशन जो मेल पॉपुलेशन भी हो सकता है, एक फीमेल पॉपुलेशन भी हो सकता है। उसमें से कोई भी कैटेगरी को लेकर के अगर आपने न्यूमरेटर में डाल दिया तो वो न्यूमरेटर क्या बताएगा, न्यूमरेटर के बेसिस पर आप उसको एक्सेस कर पाएंगे कि उसका प्रोपोर्शन कितना है। यहां पर प्रोपोर्शन में यह बताया गया है कि टोटल पॉपुलेशन तो इंडिया का था या फिर किसी भी कंट्री का रहा होगा, उसमें से फीमेल की क्या पॉपुलेशन है, तो फीमेल क्या है इस टोटल पॉपुलेशन में इंक्लूडेड है। तो वही क्या बताया गया है, इट इज ए टाइप ऑफ रेशियो इन विच न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर। एक्चुअली में ये रेशियो ही है, बट इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है, वही कहा जाता है प्रोपोर्शन। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, फीमेल टोटल पॉपुलेशन में फीमेल का क्या शेयर है वो निकल के आएगा।
तो वही कहलाएगा प्रोपोर्शन। और परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज 48.53 एज पर सेंसस 2011। यहां पर ये कैलकुलेट इस तरीके से किया गया होगा और इस फॉर्मूला से, और निकल करके क्या आया 48.53% एज पर सेंसस 2011। अब सेंसस में जो काउंट किए गए होंगे वो बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को किए गए होंगे, उसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे। अब यहाँ पर सिर्फ फीमेल की बात हो रही है, जो कि बच्चे से लेकर के बूढ़े सबकी बात हो रही है। उस पूरे फीमेल पॉपुलेशन की जो शेयर है वो 48.53% है। यहां से आपने तीन चीजें समझ ली। पहला क्या हुआ, काउंट, दूसरा हो गया रेशियो, तीसरा हो गया प्रोपोर्शन। अब आ जाता है रेट। अब जो रेट है वो कहीं ना कहीं से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देती है। जब उसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है, उसको आप कहते हैं पर 1000। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिकेटर, ये हो जाएगा रेट। इट डिस्क्राइब्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स ओवर टाइम और इन रिलेशन टू अनदर वेरिएबल। वही क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, जो भी आप मेजरमेंट पढ़ते हैं वो सभी क्या है, रेट। और वो रेट क्या है, वो प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू देता है, 0 से 1 तक के बीच में वैल्यू देता है। जब आप उसको मतलब किसी भी जो 100 है या फिर पर 1000 निकालते हैं, पर 100 निकालते हैं तो परसेंटेज हो जाता है, पर 1000 निकालते हैं, पर 10,000 भी निकालेंगे, पर 1 लाख भी निकालेंगे। तो जो इस तरीके की जो वैल्यू यहाँ पर जो के लिखी गई है, ये के, यही के कहलाता है क्या, रेडिक्स। जो कि आप लाइफ टेबल में रेडिक्स जो पढ़ते हैं वो 1 लाख से स्टार्ट होता है, वही होता है ये रेडिक्स। एक्चुअली में इसी को कहते हैं रेडिक्स। परसेंटेज के केस में जो रेडिक्स होगा वो क्या होता है, 100। यहां पर हम रेट निकालते हैं तो पर 1000 बोलते हैं, तो वो 1000 क्या होता है, रेडिक्स। इसी तरीके से पर जितना भी आपने बेस लिया हुआ है वो बेस ही होता है रेडिक्स। तो ये जो रेट है, इट डिस्क्राइब्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स ओवर टाइम और इन रिलेशन टू अनदर वेरिएबल। जो दूसरे वेरिएबल के बेसिस पर ये एक्सेस करता है वही कहलाता है रेट। तो इट इज नथिंग बट ए प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू। जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1000 में इसकी वैल्यू मिलती है। रेट ये क्या है, एक्सपीरियंस्ड ग्रुप, एक्सपोज्ड ग्रुप इंटू के, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस इंटू के। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, डाइस है, डाइस में टोटल कितने होते हैं, 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, आपको क्या फेवरेबल, आप किस नंबर को फेवर करते हैं कि क्या नंबर आएगा आउटकम में, तो ये फेवर हो गया। अब जब सिर्फ इतना ही पोर्शन को आप रखेंगे तो ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी। बट अगर जब यहां पर अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परसेंटेज में वैल्यू देगा। अगर ये 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा, पर 1000 देगा। और यही कहलाएगा क्या, रेट। फॉर एग्जाम्पल क्रूड रेट, नंबर ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग ए ईयर, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स। यहां पर क्रूड रेट बताया गया है। यहां पर ना तो क्रूड बर्थ रेट कहा गया है, ना तो क्रूड डेथ रेट कहा गया है, यहां पर क्रूड रेट कहा गया है। अगर बर्थ रेट होगा तो ये नंबर ऑफ बर्थ हो जाएगा ड्यूरिंग ए ईयर। मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन ये हो जाएगा। अगर यहां पर डेथ की बात होगी तो नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए ईयर हो जाएगा, और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स थे वो यहां पर आ जाएगा। और उसमें से जो फेवरेबल थे, जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, अगर डेथ के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो यहां पर डेथ होगा, अगर बर्थ के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो यहां पर बर्थ होगा। और आप किसमें निकालना चाहते हैं, पर 1000 में, तो ये क्या हो जाएगा, पर 1000। अगर आप उसका परसेंटेज निकालना चाहते हैं पर 100, तो यहां पर परसेंटेज में निकाल लेंगे, परसेंटेज हो जाएगा। ये क्रूड रेट हो जाएगा और यही कहलाएगा रेट। नाउ रेट प्रोवाइड्स ए मेजर ऑफ हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस इन रिलेशन टू ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम और कॉन्टेक्स्ट। ये इसका एक सिंपल सिनारियो हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इतनी चीजें अगर आपने समझ लिया तो किसी भी बुक में, जब आप डेमोग्राफी की भी आपके पास बुक होगी या आप गूगल पर भी सर्च करेंगे, आप जब एग्जाम्पल देखेंगे, उसका जब आप डेफिनेशन देखेंगे, इंट्रोडक्टरी पैटर्न देखेंगे, आपको चीजें और भी समझ में आ जाएंगी। ये एक छोटा सा यहां पर मैंने एक झलक दिखाया है। इसका एग्जाम्पल जब आप देखेंगे, इसमें और भी चीजें अंदर भी आप जब पढ़ने चले जाएंगे तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी। ऊपर से आप इतना चीज समझ सकते हैं कि रेट ये होगा। तो टोटल ये 4 होंगे। और इसका ये जो यहाँ पर फिगर दिखाया गया है ये कुछ और नहीं है, ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है SRS बुलेटिन 2022, जो कि डेटा जो है वो 2020 के लिए एस्टिमेट इसमें मिलता है।
इसमें बर्थ रेट जो है वो 19.5 है, डेथ रेट 6 है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28 है। यहां से एक सिनारियो है, डेटाबेस है, आप इसको यहां से नोट कर सकते हैं। ये हो गया टोटल। यहां पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिकेटर्स हैं, यहां पर मैंने 4 इंडिकेटर्स को यहां डिफाइन किया। पहला क्या था, काउंट, दूसरा क्या था, रेशियो, तीसरा था प्रोपोर्शन जो कि परसेंटेज भी था, चौथा हो गया रेट और पांचवा हो जाएगा इंडेक्स। इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स मैंने पहले ही बताया, इंडेक्स क्या है, वो एक समरी प्रेजेंटेशन देता है। मतलब कितने भी जो डायमेंशन है, इंडिकेटर है, उनका एक सिंपल एक जो वैल्यू होगा, वो स्कोर होगा, वही कहलाएगा क्या, इंडेक्स कहलाएगा। इंडेक्स समराइजेस मल्टीपल वेरिएबल इनटू ए सिंगल स्कोर। कई सारे वेरिएबल्स होंगे, उसको एक सिंगल स्कोर में बता देगा, वही हो जाएगा क्या, इंडेक्स। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 5। जो प्रॉपर्टीज हैं वो टोटल 5 टाइप के प्रॉपर्टीज हैं। इंडेक्स हो गया। एग्जांपल के तौर पर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंबाइंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनकम एंड एजुकेशन टू मेजर ए कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट। कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट को फाइंड आउट करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 तरीके के वेरिएबल्स को काउंट किया गया है। पहला क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है इनकम, तीसरा है एजुकेशन। इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था, आपको याद होगा, LIE। ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, इसको शॉर्टकट बनाया गया है। L फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लॉन्गेविटी, I फॉर इनकम, E फॉर एजुकेशन। इसको आप मतलब बुक में GNP, NNP इस तरीके से भी लिखा होगा, याद कर सकते हैं। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये कंबाइन करता है किसको, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, इनकम को और एजुकेशन को, और इन तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल स्कोर देता है जो कि 0 और 1 के बीच में होती है। ये तो हो गया, जो कि प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू है। मैंने क्या बताया, एक प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू है। अगर आप उसको परसेंटेज में शो करना चाहते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पर 1000 दिखाना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पर 1000 मिल जाएगा। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका एक ये सिनारियो है। इसके पहले के भी वीडियोज में अगर आपने मैंने देखे होंगे तो उसमें भी इस तरीके की चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो डायमेंशन है वो टोटल 3 डायमेंशन होते हैं और 4 इंडिकेटर्स होते हैं। तो 4 इंडिकेटर्स में जो पहला डायमेंशन है और जो लास्ट वाला डायमेंशन है उसमें एक एक इंडिकेटर होंगे, और जो बीच वाला जो एजुकेशन का डायमेंशन है उसमें दो इंडिकेटर हो जाते हैं। तो डायमेंशन मेनली क्या है, वेरिएबल है, और जो इंडिकेटर है वो तो इंडिकेटर बता ही रहा है। अभी आपने देखा ऊपर में कि जो वेरिएबल है वो वेरिएबल ही रहेगा, और जो इंडिकेटर है वो वेरिएबल भी इंडिकेटर का ही काम करेगा। और इंडिकेटर है किसी किसी केस में वेरिएबल बन जाएगा, और इंडिकेटर है वो इंडिकेटर का भी काम करेगा। तो सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, बट वो कॉन्सेप्ट से अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो डायमेंशन है ये वेरिएबल का काम कर रहा है, लॉन्गेविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये मतलब ये डायमेंशन है ऊपर वाले, और ये जो इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और जो नॉलेज है ये नॉलेज या इसको एजुकेशन भी कहेंगे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और दूसरा है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। इन दोनों को कंबाइन किया गया है, और ये दोनों क्या है, इंडिकेटर्स हैं। और ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो कि इनकम लेवल होगा, GNI पर कैपिटा ये होगा। तो ये इंडिकेटर्स होंगे, और यही से ये जो इंडिकेटर्स हैं इसके बेसिस पर जो निकल के आएगा वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकल के आएगा, यहां से एजुकेशन इंडेक्स निकल के आएगा, और यहां से GNI निकल के आएगा, ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स निकल के आएगा। और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वही कहलाएगा क्या, इंडेक्स। और वो इंडेक्स किस टाइप का होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट टाइप का होगा, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट के ये 3 डायमेंशन होते हैं, LIE, इसीलिए ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहलाएगा। और इसके जो एक सिंगल स्कोर से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसीलिए ये जो कहा गया है समराइजेस मल्टीपल वेरिएबल्स इनटू ए सिंगल स्कोर, ये हो गया सिंगल। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, वेरिएबल और इंडिकेटर जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने यहां पर जो एक्सप्लेन किया वेरिएबल एंड इंडिकेटर, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिकली और रिसर्च के बेसिस पर एक्सप्लेन किया। आप इसको जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, सोशल से, पॉपुलेशन से, हेल्थ से, फाइनेंस से, किसी भी सेक्टर से आप जब इसको बिलोंग करते हैं,
आप अपने अपने फील्ड से इन सभी को कनेक्ट करके समझ सकते हैं। ये चीजों को समझने का एक बेसिक आइडिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने एक अच्छा सा नोट्स गेन किया होगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ में, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि और भी चीजों को इंक्लूड करके लाऊं और यहां पर एक्सप्लेन करके आपके सामने मैं अपनी बातों को रखूं। वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी तो लाइक बटन हिट कर दीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आगे ऐसी कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उसको सबसे पहले देख पाएं। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इससे मुझे पता चलता रहता है कि मैं जो वर्क कर रहा हूं मेरा वर्क किस लेवल पर जा रहा है और मुझे और इसमें कौन सी चीजें ऐड करनी चाहिए, मुझे और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और किस लेवल तक आप लोगों के लिए हार्ड वर्क करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।